दिल्ली में सीएम सैनी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, कहा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, सोशल मीडिया पर जानकारी की साझा। हरियाणा कांग्रेस ने की जय हिंद सभा की शुरुआत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत नेता रहे मौजूद। सेना और सैनिकों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, टीवी एसएन प्रसाद बने मुख्य सूचना आयुक्त, प्रदेश सरकार ने नियुक्ति के आदेश किए जारी। कालावली पुलिस की 100 ट्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस की एसपीओ सहित महिला को किया काबू, व्यापारियों को झूठे रेप केस में फंसाने की बात कहकर मांगे थे 5 लाख रुपए। फतेहाबाद पुलिस की भट्टी कला में बड़ी कार्रवाई, 11 लाख रुपए का डोडा पोस्ट किया बरामद, एक तस्कर समेत वाहन को किया जब्त। कैथल में रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार, ट्रक को साइड देने में सड़क से उतरकर खेत में पलटी, बस हादसे में 35 लोग हुए घायल। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। देश भर में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभागों ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की है। हालांकि सरकारें कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 35 मुंबई और 8 पुणे से है। राहत की बात है कि कोई नई मौत दर्ज नहीं हुई है। तो वहीं राज्य में वर्तमान में 209 सक्रिय मामले हैं और इस मामले की बात कर ले तो देखिए, इस साल जनवरी से अब तक कुल 300 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 80% यानी कि 242 मामले अकेले मई में दर्ज किए गए हैं। यानी कि मई में जो रफ्तार है देखिए वो तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मुंबई में इस साल अब तक 248 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि राज्य के कुल मामलों का 82.67% है। ऐसे में लगातार लोगों के जहन में देखिए कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये जो कोरोना है वो 2019 के जैसा है या फिर कितना डरावना है और कितना भय है। आज इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि कोरोना के आंकड़ों को देखें तो हालांकि सरकार कई तरह की गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ये कह रही कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने NB 1.8 और को फिलहाल की जो है मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है। और देखिए कई तरह के, अब एक्सपर्ट की आपको बता दें तो एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि ये जो म्यूटेशन है इसके ज्यादा तेजी से फैलने और प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की क्षमता की ओर इशारा करते हैं। अब इस बीच अगर विशेषज्ञों की बात करें तो उनकी भी अलग राय हो रही है। और देखिए अन्य देशों में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर बता दें आपको तो देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाल ही में देखिए सिंगापुर, हांगकांग और कुछ अन्य देशों में कोरोना के केसों में वृद्धि की खबरें आई, लेकिन संबंधित देशों के नेशनल IHR फोकल पॉइंट्स के अनुसार वर्तमान में फैल रहे वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक या घातक नहीं है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, जो सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, जो निर्देश है उसको पालन करना है, जिससे कि हम इस घातक वायरस से बच सकते हैं। और देखिए लगातार कोरोना की वजह से लोग घबरा रहे हैं, सतर्क रहे हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पलवल से प्रवीण जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ अभी अगर देखा जाए तो स्थिति सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, क्या सरकार ने कोई नई गाइडलाइन जारी की है कोरोना को लेकर? मैं बता देना चाहता हूँ पलवल की स्थिति को लेकर हम बात करते हैं तो पलवल की स्थिति अभी इतनी कायम नहीं है जिसको लेकर वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लगातार हरियाणा में मुख्यमंत्री इलाज की करने की सरकार है और इलाज की करने का कहना है कि कहीं भी किसी भी विभाग में कोई भी व्यवसाय नहीं करती जाएगी। तमाम संस्थापन पूरी तरह से अड़े सड़े महकमों को
दिखाए जा चुके हैं और पहले से अलग किया गया है कि मानसून जिसे प्री मानसून भी कहा जाता है वो इस समय चल चुका है। और हालांकि मानसून की अगर की बात करें तो वो जो आना था जुलाई के आसपास, लेकिन वो लगातार मौसम परिवर्तनशील होता जा रहा है और उसी के आधार पर लगातार पिछले कई दिनों से आधार पर इसमें जो मानसून पूरी तरह से जो मानसून की बात जो है पूरा मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। मेरे साथ इस समय स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर नवीन गर्ग हैं जो कि पूरा मलेरिया डिपार्टमेंट देखते हैं। इस बात उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या इस समय स्थिति है, किस तरह से उनकी तैयारियां है और किस तरह से वापस की है। डॉक्टर नवीन गर्ग, नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच आपके माध्यम से लोगों की। और जैसा कि आपने बताया कि रहना गवर्नमेंट जो है वो सबसे जो है को लेकर काफी अग्रिय है, चिंतित है। तो उन्होंने हमारे पास जहाँ सब फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी है कि जो आने वाले मानसून की वजह से मलेरिया या डेंगू फैलने की जो आशंका है सारे कदम हमने उठाए। जी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए 2019 में जिस तरह से कोविड-19 आया और लोग डरे, जिस तरह से एक माहौल बना, तो हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर से, अगर हमारी बात हो पा रही है या फिर डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं तो उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना अलग है इस बार का कोविड और क्या कोई जरूरी जो है दिशा निर्देश आपकी तरफ से मिल सकता है या फिर कितना सतर्क रहना है और क्या कुछ गाइडलाइन का पालन करना है हमें। जी, आपने सवाल पूछा है कोविड के ऊपर, तो जहाँ कोविड का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में मैं पहले फरीदाबाद में था, तो हरियाणा की जो फर्स्ट वेव कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी, जब लोग एक दूसरे के से मिलने के लिए भी तरसते थे, तब मैं उस समय पहला डॉक्टर था पूरे हरियाणा में जिन्होंने हमने घर घर जाकर लोगों की टेस्टिंग करी थी। तो वो ट्रेंड जो है मैंने ही शुरू करवाया था। तो इसलिए कोविड फर्स्ट डे में भी सेकेंड डे में भी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने काफी लोगों के साथ रहा हूँ। तो उस नजरिए से अगर मैं ये देखूँ कि जो नया कोविड आ रहा है जिसकी हम नई न्यूज में सुन रहे हैं, तो जहाँ तक मैंने इनका अध्ययन किया है तो मुझे ये तो पहले वाला जो कोविड था उससे मिलता जुलता था, उससे कम वो ही लग रहा है अभी तक। लेकिन ये भी सत्य है कि सेकेंड वेव के समय हम हमारे लिए या मेडिकल फैसिलिटी के लिए ये एक नई बीमारी थी, नई चीज थी, लेकिन अब हम इस कोविड से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास किसी चीज की कमी है या हमें जानकारी नहीं है या हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो एज ए डॉक्टर वी आर नाउ वेरी मच एक्सपीरियंस टू हैंडल न्यू कोविड का। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और डॉक्टर साहब, देखिए कई लोगों के जहन में क्या आ रहा है कि हमने तो देखिए कोविड वैक्सीन लगा ली है तो हमें अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना इस पर हम विश्वास करें कि खास तौर से तमाम लोगों के सवाल भी हम तक आ रहे हैं कि क्या हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हमने तो वैक्सीन ले ली है, तो हमें कितना डर है और कितना सतर्क रहना चाहिए। देखो, वैक्सीन एक जरिया होता है कि हमें जब कोई महामारी फैलती है या कोई बीमारी फैलती है तो उस समय हमें बूस्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो कभी 100% नहीं होती। कोई भी वैक्सीन होगी, ऐसा नहीं कि कोवैक्सीन या जो कोविड के तरह दूसरे वैक्सीन लगे तो उनकी बात कर रहे हैं। कोई भी वैक्सीन होता है, मीजल्स का जैसे बच्चों को भी लगा, पोलियो का वैक्सीन भी लगा लो, लेकिन इनकी क्षमता होती है कि 80%, 60%, 90%, 95% ऐसे काम करते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज फिर भी रह जाती है। अब वो जो परसेंटेज रह जाती है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो बूस्टिंग होती है उसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होती है। तो ऐसा नहीं कि हमें सतर्क नहीं रहना, हमें नहीं पता कि सामने वाला आदमी वो किस सिविरिटी के साथ और किस मात्रा में हमारे साथ जो वैक्सीन का जो हम आदान प्रदान करेंगे आपस में बात करते हुए या हाथ मिलाते हुए या एक दूसरे के सामान को छूते हुए, तो उसमें हम किस मात्रा में हम उसका ग्रहण करते हैं उस वायरस को, वो हमें नहीं पता होता। और हमारी इम्यूनिटी को भी इतना पता नहीं होता। छोटी मोटी मात्रा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में आपके पास वायरस
आप ग्रहण कर जाए किसी भी तरीके से, तो वो हो सकता है कि वो वहाँ वैसे भी फेल हो सकते हैं। तो इतिहास बरतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और मास्क और जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट इस देखिए ध्यान रखना जरूरी है और सतर्क भी रहना है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। लगातार गाइडलाइन भी देखिए हमें मिल रहा है सरकार की तरफ से, और आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नवीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ परंतु हमारे डॉक्टर यहाँ लेबोरेटरी के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से उसको देख करके पशु का एक सुरक्षित इलाज यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम सब देखते हैं। मैं आज यहाँ पर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं यह पॉलीक्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो अत्याधुनिक ये सुविधाओं से सुसज्जित है। यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्साएं ये उपलब्ध कराएगा, ये भी मुझे बहुत खुशी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन में कई चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। आज दुधारू पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं, और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि वे पशु का पता भी नहीं चलता। और एक जैसा मैंने कहा कि एक इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है। उसके सामने भी, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है उसके सामने भी इतना जो महंगा अगर पशु मिलता है तो उसके सामने उसको खरीदने की बड़ी कठिनाइयां वो आती हैं। वह खरीद तो लेता है, परंतु उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि महंगा पशु होता है। उसे लगता है कि बीमारी आ गई तो कुछ भी हो सकता है, परंतु इसका जो यहां पर ये पशु चिकित्सा केंद्र खुला है, ये संस्थान खुला है, आज इस पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। यह सारे हमारे जो पशुपालक हैं, चाहे वो भूमिहीन पशुपालक है जिसको चिंता होती थी कि कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो सारी की सारी चिंता दूर करने का काम इस पॉलीक्लिनिक से वो किसान और भूमिहीन किसान को वो करने का काम किया है। इस पॉलीक्लिनिक में जैसा बताया गया है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी सेवाओं के साथ साथ इंडोर और आउटडोर उपचार इकाइयां भी यहां उपलब्ध हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही यह संस्थान विशेषज्ञ पशु चिकित्सक अधिकारियों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिसमें यह एक आदर्श पशु चिकित्सा केंद्र के रूप में ये काम करेगा, स्थापित होगा। मैं बताना चाहूंगा कि आज इस प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं, और ये 6ठा चिकित्सालय आपके कुरुक्षेत्र बहौली गांव के अंदर खुला है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी और सोनीपत, रेवाड़ी में स्थित थे। अब ये 7वां पॉलीक्लिनिक जिसका आज उद्घाटन हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में भी
हमारे कुरुक्षेत्र जिले के जो पशु पालक हैं उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे ये बताते हुए कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 49 पशु चिकित्सालय हैं, 72 राजकीय पशु औषधालय चल रहे हैं। इन पशु चिकित्सकों के 51 पदों में से 47 पद वो VLDA के और 119 वो भरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सरकार पशु चिकित्सा पालकों के हित में किस तरीके से काम कर रही है। मुझे यह भी खुशी है कि अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमें एक गाय अवश्य घर में पालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग गाय घर में पालेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां स्वतः भी समाप्त हो जाएंगी। भाइयों, हम सब ने गाय अवश्य पालनी चाहिए और इसके लिए हमने ये पहले 25,000 रुपया सब्सिडी देते थे। अगर कोई किसान या हमारा पशु जो पालक है, जो भूमिहीन है, अगर वो घर में गाय रखना चाहता है तो हम एक गाय के ऊपर 30,000 रुपए की सब्सिडी वो हमारी सरकार उपलब्ध कराती है, ताकि पशुओं को, गाय को वो सुरक्षित और उसको पाला जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमें जो आजकल की भागदौड़ हरित क्रांति के पीछे जो हम लगे हुए थे और हरित क्रांति के कारण जो बहुत ज्यादा उसकी आड़ में पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP खाद का हमने भरपूर उपयोग किया, तो उसके कहीं न कहीं गलत असर और उसके हमारे शरीर के ऊपर भी वो दिखाई देने लगे। कई प्रकार की बीमारियां, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स आज हमारे सामने आने लगी। और मेरा आग्रह है कि जब हम पशुपालक की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी खेती को भी प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि इस प्राकृतिक खेती में सबसे ज्यादा अगर उपयोग कोई है तो ये गौ माता का गोबर हमारी प्राकृतिक खेती में उपयोग होता है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि प्राकृतिक खेती की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, हम कम पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग करेंगे तो कम बीमारियां होंगी। हमें डॉक्टरों पे भी नहीं जाना पड़ेगा, तो डॉक्टरों पे नहीं जाना पड़ेगा तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा और शरीर हष्ट पुष्ट होगा, हम गति से काम को भी कर सकेंगे, हमारी विकास की गति भी बढ़ेगी। भाइयों, अगर हमारा हष्ट पुष्ट शरीर है, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो भाइयों एकदम विकास की गति धीमी पड़ जाती है, रुक जाती है। तो हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियां सशक्त और मजबूत हो, उसको लेकर के हमें प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ना होगा। और जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो हमने कहा है कि लोग लाइन में लग करके उस सामान को खरीदते हैं जो भी आप उत्पादन करते हैं। भाइयों, हमने लगातार, हमारी सरकार ने, चाहे गौ सेवाओं के लिए हो कि हमारी गौ माता वो बेसहारा ना रहे, गौशालाएं खोलने की बात हो, हरियाणा के अंदर लगभग 600-650 गौशालाएं हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर खोली हैं। और मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में जो उनका बजट था गौशालाओं का, वो 2 करोड़ रुपए था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 515 करोड़ रुपया ये बजट हमने करने का काम किया है, ताकि हमारी कोई भी
गौ माता बेसहारा न रहे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पशुपालक प्रदेश में किसान हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। अपनी कड़ी मेहनत से हरियाणा को, हमारे हरियाणा की तो एक अलग ये पहचान यहीं से बनी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये मेरे किसान और मेरे पशुपालक जिन्होंने हरियाणा में दूध की नदियों को बहाया है। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में देश के दुधारू पशुओं का मात्र 2.1% हिस्सा है, फिर भी हम देश के कुल दूध उत्पादक का 5.11% यहां से उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा ने 1,22,20,000 टन दूध का उत्पादन किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रगतिशील पशुपालक इसे लगातार और बढ़ाने का काम वो करते जाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता भी राष्ट्रीय औसत से 2.34 गुना है। राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम है, जबकि हमारी हरियाणा के अंदर ये 11.5 ग्राम है। भाइयों, इसका मतलब यह नहीं कि हमने काफी दूध उत्पादन कर लिया है। अभी हमें बहुत दूध की जरूरत है और हमें और उत्पादन की जरूरत है। आप देख ही रहे हैं कि रोजमर्रा की जो जरूरतों के लिए दूध की कमी भी रहती है, इसलिए हमें नस्ल सुधार करके और अधिक दूध का उत्पादन वो करना चाहिए। और मुझे ये भी खुशी है कि हम इस दूध के ऊपर भी, जो हमारा जो दूध का उत्पादन करता है, जो जर्नल समाज से है, हमारा किसान है, उसको हम उसका 5% देते हैं, और ऐसी समाज से जो इसका उत्पादन करता है उसको हम 10% इसका सेस के रूप में अलग से देते हैं, ताकि उसके इनकम बढ़े। मुझे ये भी खुशी है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत हमने दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल से सितंबर जो 2024 के दौरान, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया है कि हम 5 रुपए लीटर के हिसाब से देते हैं, और जो गरीब परिवार है उनको 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उनको सहायता वो सरकार की तरफ से दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारी सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों ने के दूध उत्पादकों के 80% से अधिक अंक जिन बच्चों ने 10वीं में लिए हैं, ऐसे बच्चों को हम इन सहकारी समितियों के माध्यम से 2100 रुपया और 5100 रुपये की छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 10 लाख रुपए का ये दुर्घटना बीमा ये भी हमने करवाया है, ताकि कोई दिक्कत, कोई समस्या उनको ना आए, परिवार को ना आए। अब तक कुल 78 बीमा दावों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको हमने 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान इसकी एवज में किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने एक योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बड़े पशु की दूध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक, छोटे पशु जैसे भेड़ बकरी सूअर इत्यादि के लिए 25 रुपए प्रति पशु के प्रीमियम पर बीमा किया गया है। हमने, क्योंकि जैसा पशु के भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने योजना चला करके कि उसके ऊपर दबाव न पड़े, आप अपने पशुओं का 100 रुपए और बड़े पशु का 300 रुपए का प्रीमियम दे करके आप बीमा करा सकते हैं।
अगर कोई दुर्घटना पशु के साथ हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको पूरा मुआवजा देने का काम करती है। और हम, ताकि हमारा किसान और पशुपालक वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। छोटे पशुपालकों के लिए भी 25 रुपए का प्रीमियम दे करके वो सुरक्षित रह सकता है, वो बीमा करा सकता है। इस योजना के तहत वर्ष 2014 से अब तक हमने 15.90 लाख पशुओं का ये बीमा किया जा चुका है और इस अवधि में 97 करोड़ 40 लाख रुपए के कुल 24,576 बीमा दावकों का, जिनकी कोई दुर्घटना पशु के साथ हुई है, हमने 97 करोड़ 40 लाख रुपए का उनको मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इस योजना में पंजीकृत जो दुधारू पशु की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी ये प्रावधान हमने किया है। प्रदेश में डेयरी स्थापित करने तथा लाभार्थियों को 20 से 50 दुधारू पशुओं की इकाई की खरीद हेतु लिए गए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान भी हमने उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त 2, 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयां स्थापित करने पर 25% अनुदान सब्सिडी के रूप में वो देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने वो किया है, जिसका लाभ हमारे जो पशुपालक हैं उनको इसका लाभ मिलता है। और आज मुझे खुशी है कि जब हम राज्य में देसी गायों के उत्थान हेतु हरियाणा में साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक जो दूध देने वाली गायों के पालकों को हम 5,000 और 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमारी सरकार देती है। जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हरियाणा की साहीवाल और बेलाही नस्ल की हमारी गौ है, गौ माता है, उनको अगर पालता है उसको 5,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी देने का काम हमारी सरकार करती है। और इस योजना के तहत हमने 2014 से लेकर अब तक 16,921 पशुपालक इस योजना से उनको लाभ हुआ है, लाभान्वित हुए हैं। और मुझे खुशी है कि इन योजनाओं का हम सब ने लाभ उठाना चाहिए। मैं आज इस आपकी तरह हर तरह से मदद करने का ये हमारी सरकार प्रयास कर रही है। आज जिस पॉलीक्लिनिक का ये लोकार्पण उद्घाटन किया गया है, यह इस क्षेत्र के पशुपालकों की आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से उनको पूरा करेगा और प्रदेश में पशुधन की दिशा में एक नई ऊर्जा और गति लेकर के आएगा। मुझे खुशी है कि हम लाडवा में जब यहां पर मैं आया हूं, बहौली इस पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन के अवसर के ऊपर हमने यहां पर जो विकास के कार्य किए हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों में लगभग ये 2024 के अंदर लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो चल रहे हैं या पूरे हो गए हैं, भाइयों, हमने करने का काम गति से ये सरकार कर रही है। अगर हम देखें पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहां लाडवा के अंदर 794 करोड़ रुपए के विकास के कार्य यहां करवाए हैं, जबकि अगर हम पिछला कांग्रेस का 10 साल का शासन देखें, मात्र 310 करोड़ रुपए के यहां पर
स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रांगण में। जिस दिन का इंतजार था, इलाके के वासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पहुंचने के साथ में यार थोड़ा पीछे ऐसा थोड़ा ही होगा। जैसे ही प्रदेश का प्रभाव संभाला, सबसे पहले इस बिल्डिंग का उन्होंने जायजा लिया और इस कार्य को शीघ्र दिखाने के लिए और लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जायजा दी। उसी का ये परिणाम है कि आज इतना शानदार परिसर, इतनी शानदार बिल्डिंग और इतना शानदार अवसर आज उपलब्ध हुआ है। मैं हृदय की गहराइयों से नाथ सिंह को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सरपंच श्रीमती आशा रानी जी से की तरफ से, सरपंचायत की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिनके रिजल्ट रुक गए थे, मुख्यमंत्री